नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है बुधवार और रात के 8 बज चुके हैं। मतलब एक बार फिर से समय हो चुका है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम का, जहां हम चर्चा करते हैं पूरे हफ्ते की सबसे महत्वपूर्ण खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई। जैसा कि आपको पता है, हम हर सप्ताह लेकर आते हैं आपके लिए वो खबरें जिसमें भारत और भारत के रिश्ते अपने मित्र देशों से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसी कोई खबरें जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि यूपीएससी परीक्षा में, आपकी मुख्य परीक्षा में जो पेपर 2 होता है, उसमें पूछी जा सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा विषय है जहां पर जितने भी सवाल आते हैं वो असल में खबरों से जुड़े हुए आते हैं और किसी किताब से जुड़े हुए नहीं। और इसीलिए हम इस हफ्ते चर्चा करने वाले हैं आज इन 5 विषयों के बारे में। ये 5 विषय जो इस बार चर्चा में रहे पिछले बीते हफ्ता। पहला, भारत और तालिबान के संबंध, जहां पे तालिबान ने भारत सरकार को कहा है कि आप वहां पर आकर के दोबारा से अपना निवेश शुरू कीजिए, आप अफगानिस्तान में और पैसे लगाइए और अफगानिस्तान के विकास के जो आप योगदान दे रहे थे पहले, उसको जारी रखिए। फिर हम चर्चा करेंगे श्रीलंका पर जो आईएमएफ का ऋण है उसे लेने में श्रीलंका को भी क्या दिक्कतें हो रही हैं, आईएमएफ ने क्या शर्तें रखी हैं और श्रीलंका को उन शर्तों को पूरा करने में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम चर्चा करेंगे हिंद महासागर में चीन अपने रिश्ते कैसे बेहतर बना रहा है। चीन कैसे कोशिश कर रहा है कि हिंद महासागर के आसपास जितने भी छोटे मोटे देश हैं, बड़े देश हैं, उनके साथ चीन के संबंध और बेहतर हो, ताकि समय आने पर चीन उन पर भी अपना प्रभाव बना सके। फिर हम चर्चा करेंगे ईरान की। ईरान में मोरालिटी पुलिस को भंग किया गया है। आखिरकार 2 महीने से ज्यादा चले बहुत बड़े एक आयोजन में, बहुत बड़े आंदोलन में ईरान में, जहां पे लोग बहुत भारी मात्रा में सड़कों पर आए, हजारों लाखों की संख्या में, और उन्होंने मांग रखी कि ईरान की सरकार में बदलाव हो, खास करके जो मोरालिटी पुलिस है वहां पर उसको हटाया जाए। और ईरान की सरकार ने कल ही ये घोषणा की कि हाँ, अब हम इस मोरालिटी पुलिस को यहां से हटा रहे हैं। फिर हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में चुनाव हुए। उन चुनाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की सरकार के हिसाब से चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं हमारे आज के पहले विषय को। हमारा आज का पहला विषय है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो राज दोबारा से आ गया है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है, जब से अमेरिका अफगानिस्तान आया था ये बोलकर, इस बहाने से कि हम अफगानिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, हम वहां पे जो तालिबान उन्हें शिकस्त देंगे, तब से लगभग 2 दशकों तक भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए वहां पे काफी ज्यादा निवेश किया था। बहुत बड़े बड़े डैम, सड़कें, अफगानिस्तान का जो नया संसद है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो सब भारत के पैसों से ही बना था। यही नहीं, अफगानिस्तान में आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा खेती नहीं होती है, तो अफगानिस्तान के लोगों को खाने के लिए जो अन्न चाहिए होता है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 2 दशकों में भारत से ही आता था। अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम को आप देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पास खुद का स्टेडियम नहीं था, तो उन्हें खुद के स्टेडियम देने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए भी भारत ने ही उन्हें स्टेडियम मुहैया कराया था। ये कुछ एक गिने चुने में आपको उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरणों में से जो भारत सरकार ने आगे बढ़ चढ़कर अफगानिस्तान की मदद जहां पर की थी। लेकिन जब तालिबान की, जब से वहां पर वापसी हुई है और अफगानिस्तान सरकार को हटा दिया गया है, भारत ने भी अपने निवेश को वहां पर रोक दिया है। और अब क्योंकि तालिबान इस मदद के इंतजार में है कि दुनिया भर से देश वहां पर आए, उनकी मदद करें, उन्हें पैसे दें, निवेश करें, वो भारत की तरफ भी दूसरी एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और तालिबान ने ये घोषणा की है कि अफगानिस्तान में वो चाहते हैं कि भारत का जो निवेश पहले आ रहा था वो भी अभी आता रहे। अब समझने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान, ये 2 देश, इनके बीच के संबंधों में अफगानिस्तान का हमेशा से बहुत अहम एक हिस्सा रहा है। जब भी आप भारत और अफगानिस्तान के संबंध की बात करते हैं, बिना पाकिस्तान के उसके बात करना बहुत ज्यादा कठिन है। अगर आप भारत के नक्शे को देखें, जो हमारा आधिकारिक नक्शा है, तो आप देखेंगे भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में आप देखेंगे एक हिस्सा है जो अफगानिस्तान से जुड़ता है, लेकिन असल में वो हिस्सा है जो कि इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। और इसीलिए हमें अफगानिस्तान से कोई बिल्कुल डायरेक्ट किसी तरीके का हमारा जुड़ाव नहीं है। तो अभी अफगानिस्तान जाने के 2 ही हमारे पास तरीके हैं।
या तो आप पाकिस्तान के रास्ते से होकर के जाएं, और पाकिस्तान जब तक अनुमति नहीं देगा कि उनकी सड़क का इस्तेमाल करके आप अफगानिस्तान जा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है आप ईरान जाएं और ईरान से फिर आप वापस आकर के अफगानिस्तान आए। अब देखिए, ईरान से जाने का जो रास्ता है वो लंबा है, तो खर्चे वाला है। अगर आपको अफगानिस्तान में जाना है भारत से, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप पाकिस्तान से ही होकर के जाएं। लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ सालों में खास करके भारत कोई अनुमति नहीं देता है कि आप अफगानिस्तान तक पहुंचे। इसकी वजह से भी भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने बेहतर नहीं हो पाए जितने हो सकते थे। जैसे हाल ही में कुछ महीने पहले जब देखा गया महामारी के दौरान, और उसके बाद जब अफगानिस्तान में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई और अनाज की कमी हुई और भारत अनाज भेजना भी चाहता था अपने ट्रक से, तो पाकिस्तान ने उन ट्रकों को जाने की अनुमति ही नहीं दी। अगर आप भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को देखें, जब से तालिबान की वापसी हुई है तब से भारत ने आधिकारिक रूप से तालिबान से अपने संबंध शुरू नहीं किए हैं। तालिबान के आने से पहले भारत के अफगानिस्तान सरकार के साथ बिल्कुल दुरुस्त संबंध थे, लेकिन जब से अमेरिका की वहां से वापसी हुई है और वहां पर दोबारा से एक बार तालिबान का शासन हो गया है, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। भारत इस समय आकलन कर रहा है कि क्या कोई और रास्ता है, या फिर सत्य यही है कि हमें ना चाहते हुए भी तालिबान से ही अपने रिश्ते दोबारा से बहाल करने पड़ेंगे। क्योंकि सच्चाई यही है, आप तालिबान को पसंद करें या ना करें, लेकिन अगर आपको अफगानिस्तान से रिश्ते अपने बेहतर करने हैं तो आपको तालिबान पर ही भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि तालिबान हटकर एक बार फिर से पुरानी सरकार अशरफ गनी की वहां पर वापस आएगी। तो भारत इस समय अफगानिस्तान की कुछ मदद करना शुरू हो चुका है। जैसे मानवीय सहायता प्रदान करना शुरू हो चुके हैं हम, आतंकवाद विरोधी प्रयास की कोशिश कर रहे हैं हम अफगानिस्तान में, और हम तालिबान के साथ बातचीत भी करना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, ये किसी भी सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए खास करके, बहुत कठिन फैसले होते हैं। एक तरफ जब आप दुनिया भर को बोलते हैं और आप ये मानते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और हम आतंकवादी संगठनों से बातचीत नहीं करते हैं, तो एक तरफ तो आप ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ आपको भी पता है कि अफगानिस्तान से अगर आपको अपने रिश्ते बेहतर करने हैं तो तालिबान ही एकमात्र जरिया है। तो किस तरह से आप इन दोनों के बीच में संतुलन बैठाते हैं, ये सरकार के लिए हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रहता है। अभी केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के और देशों ने भी लगभग इस बात को मान लिया है कि अगर उन्हें अफगानिस्तान से संबंध रखने हैं तो वो अफगानिस्तान से संबंध तालिबान के रास्ते से ही हो सकते हैं। तालिबान का ही शासन वहां पर है और उसे अभी हटने की या उसे हटाए जाने की कोई भी संभावना नहीं दिखती है। जैसा मैंने कहा, अफगानिस्तान की वापसी से पहले भारत ने अफगानिस्तान में, जब तालिबान नहीं था वहां पे तालिबान का शासन, तो बहुत ज्यादा योजनाओं में अलग तरीके से विकास के लिए निवेश भी किया था। 2002 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में विकास सहायता के लगभग $4 बिलियन तक खर्च किए थे। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, कई सारे अस्पताल, हाईवे, वहां का संसद भवन, ग्रामीण स्कूल, ये सब भारत के पैसों से ही बना था। और इसीलिए अफगानिस्तान की जनता और भारत के बीच में काफी अच्छे संबंध पैदा हो गए थे, जो कि तालिबान के दोबारा वापस आने से फिर से खतरे में है। यही नहीं, काबुल के 2 मिलियन निवासी, 2 मिलियन मतलब कल लगभग 20 लाख निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए भी अधूरी छोड़ी गई परियोजनाओं में से एक शहतूत बांध था, जो कि फिर भारत के ही पैसों से जिसको बनाने की पूरी योजना शुरू हुई थी। अब भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि अफगानिस्तान से बेहतर संबंध रखे जाए? भाई, दुनिया में इतने सारे देश हैं, अफगानिस्तान को आप छोड़ दीजिए, और देशों से अच्छे संबंध बनाइए, लेकिन अफगानिस्तान के लिए भारत का एक जो बहुत हमेशा से जिम्मेदारी रही है वो इसीलिए रही है क्योंकि दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। यही नहीं, अगर आप अफगानिस्तान का भूगोल देखें कि अफगानिस्तान कहां पर है, अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते बेहतर होने में भारत की बहुत ज्यादा फायदा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है पाकिस्तान। अगर हमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी है जहां पर पाकिस्तान का सारा ध्यान केवल अपने भारत के जो उनका सीमा है उस पर केंद्रित हो, तो हमें अफगानिस्तान से भी अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि अब पाकिस्तान हमारी सीमा पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है, तो हम अफगानिस्तान में जाकर भी दूसरी तरफ से एक और मोर्चा खोल सकते हैं। यही नहीं,
अफगानिस्तान में तेल और खनिज संपन्न गणराज्यों का प्रवेश द्वार माना जाता है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप मध्य पूर्व के देशों को देखेंगे तो वहां पे जाने का रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही जाता है। यही नहीं, अगर आप मध्य एशिया को देखेंगे, मध्य एशिया के देश है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वो ऐसे देश हैं जहां तक पहुंचने का रास्ता भारत के लिए अफगानिस्तान से ही होकर के जाएगा। तो अगर अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं तो उसके रास्ते से आप बहुत सारे और देशों से अपने संबंध बना सकते हैं। यही नहीं, ऐतिहासिक सिल्क रोड के केंद्र में स्थित है अफगानिस्तान और हमेशा से ही एशिया के बड़े बड़े देशों का यह वाणिज्य चौराहा रहा है, क्योंकि एशिया को कहीं ना कहीं यूरोप से जोड़ता है। यही नहीं, पाकिस्तान, भारत, चीन, अमेरिका, रूस, सारे देशों को इस समय अफगानिस्तान का महत्व पता है। इसलिए सारे के सारे देश कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नीतियां बनाएं जहां पर वो अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबान सरकार है, उससे अपने संबंध बेहतर बना सकें। यही नहीं, विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए भी भारत ने बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ चढ़ करके अफगानिस्तान में योगदान दिया है। भारतीय कंपनियों ने बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो कि खोजे हैं अफगानिस्तान में, जहां पे वो निवेश कर सकते हैं। अफगानिस्तान का संसद, मैंने आपको बताया, जरगंज जलाराम राजमार्ग, ये वो राजमार्ग है जो कि ईरान से अफगानिस्तान को जोड़ता है। जैसे मैंने कहा, ईरान की अगर आप चाबहार पोर्ट तक जाएं, चाबहार जो बंदरगाह है, वहां से आप आराम से अफगानिस्तान तक जा सकते हैं डेलाराम जरगंज राजमार्ग का इस्तेमाल करने के बाद। इसके अलावा अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, जिसको सलमा डैम कहा जाता है, ये भी भारत ने ही बनाया है। तो इन सारी की सारी परियोजनाओं में भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यही नहीं, भारत के हित में है कि अगर हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सजग बनाना है, अगर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाना है, उसके ढांचे में कोई बदलाव नहीं करना है, उसके लिए भी हमारे लिए अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? पाकिस्तान समर्थित कई सारे आतंकवादी समूह हैं जो कि असल में अफगानिस्तान में जिनको की आसरा मिलता है, और भारत कोशिश करता है कि जब जब अफगानिस्तान सरकार से हमारे संबंध बेहतर हो तो उन आतंकवादी संगठनों को कम से कम अफगानिस्तान में फायदा ना मिले। आज का दूसरा विषय जो इस सप्ताह चर्चा में था वो था श्रीलंका का IMF ऋण। देखिए, आपको भी पता है श्रीलंका बहुत समय से, जब से महामारी की शुरुआत हुई है, श्रीलंका एक आर्थिक दबाव में है। बहुत बुरी हालत है श्रीलंका में इस समय, पिछले लगभग 2 साल से, जहां पर उनकी जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। सरकार के एक के बाद एक गलत फैसलों से, अगर आप श्रीलंका में मुद्रास्फीति देखें, आप श्रीलंका में देखें कि लोगों की जो नौकरियां हैं वो किस तरह से खत्म हो रही हैं, तेल की कमी, खाद्य पदार्थों की कमी, इन सब चीजों के कारण से श्रीलंका ने इस तरीके की कभी भी आर्थिक परेशानियां नहीं देखी थी जो वो अभी देख रहे हैं। अब क्योंकि ये चीज पहले बहुत खबरों में आ रही थी, लगभग 7-8 महीने पहले, तो सभी का उस पर ध्यान था। अब ये चीज इतनी खबरों में नहीं आ रही है तो हम सोचते हैं कि श्रीलंका में क्या सब कुछ ठीक हो गया है। जी नहीं, श्रीलंका में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो अब हाल ही में खबर यह है कि IMF ने श्रीलंका को कहा कि ठीक है, हम आपको लगभग $3 अरब का ऋण दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो ऐसे देश हैं जिन्होंने आपको पहले से उधार दिया हुआ है, जो ऐसे देश हैं जो कि आपको पैसा देते आ रहे हैं, उनसे हमें एक गारंटी चाहिए कि हां, आप श्रीलंका को पैसा दे दीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह की गारंटी मिलने के बाद ही हम आपको आगे जाकर के ये पैसा दे सकते हैं। अब ऐसे में श्रीलंका के पास ये जिम्मेदारी है, श्रीलंका को काम ये दिया गया है कि आप 3 देशों से, भारत, जापान और चीन, ये 3 बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने श्रीलंका को भारी मात्रा में इस समय ऋण दिया है। इन तीनों देशों से श्रीलंका को इस समय गारंटी चाहिए। अब इन तीनों देशों में से, जैसा कि आप समझ सकते हैं, परेशानी आ रही है चीन में, जहां पर चीन श्रीलंका की सरकार को गारंटी नहीं देना चाह रहा है, या IMF को गारंटी नहीं देना चाह रहा है श्रीलंका की तरफ से। अब ऐसा क्यों है? देखिए, चीन जब भी किसी देश को अपना पैसा देता है, उधार देता है, तो उनकी रणनीति थोड़ी अलग रहती है। उनकी रणनीति ये रहती है कि अगर हम किसी देश को इस समय पैसा दे रहे हैं, हम किसी देश को उधार दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं देते कि उन्हें वहां से पैसे वापस चाहिए, उसके बाद उन्हें ब्याज मिलेगा। उनकी नीति ये होती है, वो कोशिश ये करते हैं कि जिस देश को पैसा दिया जा रहा है वहां से पैसा वापस ना आए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों?
ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन को पता है अगर किसी देश से उन्हें पैसा वापस नहीं आया तो अब वो अपनी मनमानी उस देश में कर सकते हैं। अब वो अपने अलग अलग यंत्रों से उस देश पर कब्जा करने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि श्रीलंका में आपको पता होगा हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए चीन ने बहुत सारा पैसा उधार दिया और चीन को यह बात साफ साफ पता थी कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो बन रहा है उस बंदरगाह से बहुत कमाई नहीं होने वाली है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, वहां के लिए कोलंबो का बंदरगाह काफी है। वो रहते हुए भी हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ और श्रीलंका उससे चीन के कब्जे में डूब गया। चीन ने कहा कोई बात नहीं, आप पैसे नहीं दे सकते, आप हमें ये बंदरगाह दे दीजिए 99 वर्षों के लिए। अगले 99 वर्षों तक हमारा कब्जा रहेगा इस पर, हम चाहे इसका जैसे भी इस्तेमाल करें। श्रीलंका एक अलग सा उदाहरण नहीं है चीन के लिए, ऐसा चीन ने बहुत सारे देशों में करा है। चीन जानबूझकर ऐसे अलग अलग योजनाओं के लिए उधार देते हैं जहां से उनको पता है कि पैसा वापस आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि उनका मानना यह रहता है कि इसी तरह से हम उस देश पर अपना कब्जा कर पाएंगे। अब ऐसे में चीन के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस देश में चीन के अलावा और जगह से पैसा ना आए, क्योंकि अगर और जगह से वहां पैसा आएगा तो चीन उस पर कैसे अपना कब्जा जमाएगा उस देश के ऊपर। तो चीन चाहता है श्रीलंका में और किसी देश से पैसा ना आए। IMF इस तरीके की अलग अलग जो हमारे दुनिया भर में बड़े बड़े बैंक हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां से पैसा ना आए। तो चीन इस समय आनाकानी कर रहा है कि हम श्रीलंका के लिए गारंटी कैसे दें, नहीं देंगे, और श्रीलंका में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। चीन का कहना है कि अभी वार्ता जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से इसका हम लोग हल निकालें। चीन कहता है कि आप हमसे उधार ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चीन से उधार लेने ऐसे मैंने कहा बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप चीन का उधार आप वापस नहीं दे पाए तो जो शर्तें चीन लागू करता है आपके ऊपर वो आपके देश पर बहुत ज्यादा हावी पड़ती हैं। लेकिन एक बात और जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है, किसी भी देश के लिए IMF के पास जाना और वहां से उधार लेना लगभग लगभग हमेशा ही आखिरी विकल्प के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी देश IMF के पास उधार लेने के लिए जाता है तो IMF पहले अपनी बहुत सारी शर्तें देता है कि आप ये शर्तों को मानेंगे तभी आपको उधार मिलेगा, और वो शर्तें ज्यादातर सरकारों को नहीं पसंद आती हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए, पहले आप ये समझिए IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये अलग अलग चीजों के लिए उधार देती हैं, ये दोनों एक जैसी नहीं होती हैं। वर्ल्ड बैंक उधार तब देता है जब आपको विकास की योजनाओं के लिए पैसा चाहिए। मानिए आपको अपने देश में सड़कें बनानी है, बांध बनाना है, आपको कोई ऐसा विकास कार्य करना है जिससे लोगों को आगे जाकर के नौकरी मिलेगी। ऐसे पैसे के लिए, ऐसे ऋण के लिए आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास। IMF के पास आप तब जाते हैं जब आपके देश में विदेशी मुद्रा की कमी है। क्यों? क्योंकि आपने खर्चा ऐसा किया कि अब आपके विदेशी मुद्रा बची नहीं है और अब आपको दूसरे देश से तेल खरीदना है, कुछ और चीज आपको बाहर से मंगवानी है और आप मंगवा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके विदेशी मुद्रा बची ही नहीं है। तो तब IMF आता है। IMF किसी योजना के लिए नहीं पैसा देता है। IMF का पैसा देने का मतलब है कि आपने सरकार ऐसे चलाई कि आपके पास विदेशी मुद्रा बची ही नहीं, तो आपको IMF की मदद चाहिए। तो IMF क्या करता है कि जब वो पैसे देते हैं उससे पहले बहुत शर्तें लगाते हैं। शर्तें जैसे कि हम पैसा दे तो रहे हैं लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो सकता है ये भी हम ही बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को मुफ्त में चीजें नहीं बांट सकते। जितनी भी आपने अलग अलग योजनाएं शुरू की हैं, मानिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये सब आपको बंद करनी पड़ेंगी। लोगों से जो आप टैक्स लेते हैं वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स की चोरी एकदम नहीं होनी चाहिए। सरकार की कोई भी सब्सिडी चल रही है तो वो आप बंद करिए। मतलब IMF की जो शर्तें हैं वो देश की भलाई के लिए ही है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी भी सरकार को अगर देश के बाहर से आदेश मिलता है कि भाई आप योजनाएं बंद करिए, आप टैक्स बढ़ाइए, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। भाई किसी भी देश के लोगों को लगेगा ना भाई हमने सरकार को चुना है और इस सरकार के फैसले लेने के ऊपर IMF इतना हावी हो गया, IMF बता रहा है कैसे फैसला लो, किस तरह की योजनाएं आप लेकर आओ। तो कोई भी देश IMF से आम तौर पर उधार नहीं लेना चाहता जब तक वो एकदम आखिरी विकल्प ही बचा हो, और यही इस समय श्रीलंका की स्थिति है।
क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प इस समय नहीं बचा है, उन्हें आईएमएफ के पास ही जाना पड़ रहा है। आईएमएफ के पास जाना, उधार लेना, मतलब कि आपको अपनी सरकार की बहुत सारी योजनाओं में कटौती करनी पड़ेगी, आपको सारी सब्सिडी रोकनी पड़ेगी, लोग जो टैक्स लेते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी और तभी केवल आईएमएफ का लोन आपको मिलेगा। अगली जो खबर है हमारी, वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं चीन से जुड़ी हुई है। ये है, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र मंच की बैठक हुई जो कि चीन ने बुलाई थी। अब चीन एक ऐसे देशों में से एक है जिनके पास इस समय विदेशी मुद्रा के अपार भंडार है, बहुत बहुत अपार भंडार है, क्योंकि चीन ने अपने आप को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की है पिछले कुछ दशकों से कि यहां पे दुनिया भर में जो आपको सामान बनाना है सब चीन में बनेगा, सबसे सस्ते में बनेगा, ताकि दुनिया भर के देश कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो वो चीन से आकर खरीदते हैं। इसका फायदा चीन को क्या हुआ है कि विदेशी मुद्रा जिसका इस्तेमाल करके वो सामान खरीदा जाता है, उसके भंडार चीन में अब बहुत बड़ी मात्रा में हो गए। अब चीन इन विदेशी मुद्रा के भंडारों का इस्तेमाल कैसे करता है? जैसे मैंने अभी आपको श्रीलंका का उदाहरण दिया, वो ऐसे देश देखते हैं जिनको पैसे की जरूरत है योजनाओं के लिए, खासकर की ऐसी योजनाएं जिसके लिए उन्हें ना तो वर्ल्ड बैंक से उधार मिलेगा, ना तो कोई और देश में उधार देगा, क्योंकि सबको पता है ये योजना बेकार है, इससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऐसी योजनाएं चीन देखता है, ढूंढता है कि कहां पर हम ऐसा पैसा लगाएं जो कि दूसरा देश हमें पैसा वापस ही ना कर पाए, ताकि हम इसके बहाने उस देश पर दबाव बनाएं, ताकि हम उस देश को जाकर के कहें कि अब आप हमें पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम आपकी ये संपत्ति हड़प लेंगे। अब चीन ने क्या किया है कि चीन और बहुत सारे देशों से अपने संबंध और बेहतर करना चाहता है। तो चीन ने हाल ही में हिंद महासागर से जुड़े हुए जो देश हैं उनकी एक बैठक बुलाई, जिसमें कौन कौन शामिल थे? इंडोनेशिया, पाकिस्तान होंगे ही होगा, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, मोजम्बिक, तांजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूटी, इस तरह के कुछ देश शामिल थे और ऑस्ट्रेलिया भी। एक दिलचस्प बात यह, भारत से किसी भी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था। अब देखिए, चीन जब इस तरह की बैठक बुलाता है तो वो ये नहीं बोलता कि आओ 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 सब हम तुम्हें पैसा बांटेंगे, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा आपने पिक्चरों में देखा है कि बड़ा डॉन छोटे छोटे डॉन की बैठक बुलाता है कि आप आओ और मेरे साम्राज्य में काम करो, ऐसा नहीं है। ये जब बैठकें बुलाई जाती हैं तो इसका जो योजना होती है वो ये है कि हम तो बस अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, हम तो बस कोशिश करना चाहते हैं कि आपके हमारे संबंध बेहतर रहे, एक दूसरे की मदद करें। आगे जाकर ये किस तरह से बदलेगा ये बाद में देखा जाएगा। तो चीन ने अभी इसी फोरम की मीटिंग में क्या कहा? चीन ने कहा कि समुद्री आपदा जो भी, कि हम सब जो देश हैं समुद्र से ही मिले जुले हैं, तो समुद्री आपदा कभी भी आएगी उसके रोकथाम के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शमन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया। तो चीन ने प्रस्ताव दिया कि हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं, कभी भी कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी समुद्र से जुड़ी हुई तो हमें एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। यही नहीं, चीन ने हाल ही में जो अपनी विदेशी नीति जो घोषित की है, विदेश नीति, उसमें भी हिंद महासागर क्षेत्र को काफी प्रमुखता दी है। हिंद महासागर क्षेत्र में खास करके जो छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे देश हैं, वहां पे चीन का बहुत ज्यादा ध्यान है और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत का हमेशा से मानना है कि चीन जानबूझकर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, यहां पर जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता है, जिनको थोड़ा बहुत भी पैसा दे दिया जाए तो उनके लिए काफी होता है, चीन चुन चुनकर ऐसे देशों से दोस्ती करना चाहता है ताकि वहां पर वो इस तरह के संबंध अपने बना पाए कि चीन की, मान लीजिए वहां पे नेवी जाती है, वहां पे नौसेना अपनी बड़े बड़े जहाज खड़े कर सकती हैं, पनडुब्बी वहां पे वो अपनी खड़ी कर सकती हैं ताकि वो भारत को और देशों को घेरे और तरफ से। चीन की योजनाएं ये बहुत सालों से चलती हैं और इससे भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बहुत समय से अवगत हैं। भारत के लिए योजनाएं, इस तरह की जो बैठकें हैं चीन की, एक चिंता का विषय है। भारत ने हमेशा से कहा है कि नए मंच की शुरुआत जब जब चीन करता है ऐसे देशों के साथ जो कि चीन के बराबरी के नहीं है, जो कि ऐसे देश ने चीन से केवल पैसा चाहिए और वो चीन को बदले में और कुछ नहीं दे सकते, ये हमेशा चिंताजनक विषय रहा है। अगर आप देखें कि प्रशांत महासागर या हिंद महासागर दोनों से ही चीन बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है,
लेकिन फिर भी चीन जब कहता है हम हिंद महासागर के देशों को समूह बनाएंगे, तो ये चिंता का विषय है कि आप खुद तो हिंद महासागर के आसपास हो नहीं, तो क्यों आप कह रहे हो कि हम यहां पर एक ऐसा समूह बनाएंगे, इसके अध्यक्ष हम बनेंगे। ये बहुत चिंता का विषय है भारत के लिए कि ऐसा क्यों है कि छोटे देश चीन पर आकर के ऐसे भरोसा करते हैं, और इसका जवाब कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ ही है। इन छोटे छोटे देशों को भी लगता है कि हम क्या वर्ल्ड बैंक जाएंगे, क्या IMF जाएंगे, जब चीन से हमें आराम से उधार मिल सकता है, तो हम भी चीन के बनाए हुए जितने भी अलग अलग योजनाएं हैं, जितने भी बैठक हैं, हम सब में हिस्सा लेना चाहेंगे। यही नहीं, चीन का अक्सर ऋण कूटनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, चीन जानबूझकर कोशिश करता है ऐसी योजनाओं को ढूंढने की, ऐसे देशों से बात करने की जिनको पैसे चाहिए, जिनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, और चीन जानबूझकर ऐसी योजनाओं के लिए पैसे देने के लिए बहुत ज्यादा आगे रहता है, जहां पे चीन को पता है कि इन योजनाओं से पैसा वापस नहीं आने वाला है। तो ये जो ऋण कूटनीति है, जिसको डेट डिप्लोमेसी बोलते हैं, चीन उसके लिए बहुत मशहूर हो चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि यहां पर केवल चीन ही है जो आगे बढ़ करके हिंद महासागर के देशों से करीब आना चाह रहा है। भारत सरकार ने भी बहुत कोशिशें की हैं। ऐसे भारत हिस्सा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का। यहां पर भारत ने लगभग हर बार जब भी हिंद महासागर में कोई भी आपदा आई है, हमारी अपनी नौसेना को भेज करके हमने इन देशों की मदद करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई है। भारत का हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत प्रभाव है और इस तरीके के संगठनों में हम शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंद महासागर में जो देश हैं उनसे हम संपर्क में नहीं है। हमारा अपना तरीका उनसे संपर्क में आने का, जहां पे चीन के पास पैसों की ताकत है, वो आगे बढ़ चढ़कर जितना चाहे पैसा दे सकते हैं। भारत पैसा देने की बजाय भारत कोशिश करता है, कभी भी कोई आपदा आती है तो इन देशों को मदद करने के लिए भारत हमेशा सबसे आगे खड़ा रहे। तो हमारी मदद पैसे के माध्यम से नहीं होती है, लेकिन हमारी मदद और चीजों के माध्यम से होती है। हम हमेशा सहयोग, साझेदारी और समन्वय बिठाने के लिए इन देशों के साथ खड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। पिछले कुछ सालों में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए भारत ने हमेशा से इन देशों की मदद की है। फिर चाहे वो कभी भी सुनामी की बात हो या कभी भी इस तरह की कोई भी परेशानी हो इन देशों को, तो भारत हमेशा से आगे बढ़ चढ़ करके आया है। और भारत हमेशा से बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स, इन सभी देशों के साथ मिल करके काम कर रहा है। जो भारत का, जैसे मैंने बताया, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसमें ये सारे देश हैं। इसमें से कई सारे देश ऐसे भी हैं जो कि चीन के भी काफी करीब माने जाते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका आप देख सकते हैं, मालदीव यहाँ पर है, और यही सारे देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में भी हैं। चौथी खबर आज की ईरान से है। ईरान में नैतिकता पुलिस, मोरालिटी पुलिस जिसको कहा जाता है, उसे भंग करने का आदेश दे दिया गया है। आपको पता है ईरान में बहुत महीनों से अब एक आंदोलन चल रहा है वहां की नैतिकता पुलिस के खिलाफ। नैतिकता पुलिस वहां की एक अलग से अतिरिक्त पुलिस बल है जिसको की जिम्मेदारी दी गई है कि वो देश भर में घूम करके बस ये देखेंगे कि सब लोग शरिया कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य है, हिजाब को एक सही ढंग से पहनना अनिवार्य है, तो क्या कोई ऐसा है जो वो हिजाब ठीक ढंग से नहीं पहना है? अगर नहीं पहना है तो नैतिकता पुलिस के पास इतनी शक्ति है कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसी को लेकर के इतनी ज्यादा परेशानी अभी ईरान में हो रही है, जहां पे लोग आगे बढ़ चढ़ के सड़कों पर उतर आए हैं कि हमें इस तरीके की पाबंदी नहीं चाहिए। 2 महीने पहले आपको पता होगा ईरान में ही एक 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें जब इसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था इस आरोप में कि आपने हिजाब ठीक से नहीं पहना है, और लगभग 72 घंटे बाद उनकी लाश मिली थी और कहा गया कि उन्हें गिरफ्त में ही इस पुलिस ने क्योंकि पीटा, अत्याचार किया, और उसी पीटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और तब से ही ईरान में एक बहुत बड़े आंदोलन ने जन्म लिया है, जहां पर लोग हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर हैं। ईरान की सरकार कह रही है इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, जैसे कि अमेरिका, इजराइल, लेकिन वहां के बहुत बड़ी मात्रा में इस समय लोग सड़कों पर आ चुके हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब लोग इस समय ईरान पर सड़कों पर हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि नैतिकता पुलिस को हटाया जाए, और साथ ही साथ ईरान में सरकार ने जो और पाबंदियां लगाई हुई हैं लोगों के जीवन में, इनको हटाया जाए। ये जो नैतिकता पुलिस है, इसका आधिकारिक नाम है गश्त-ए-इरशाद। ये औपचारिक रूप से
इनको काम दिया गया है, इनकी जिम्मेदारी है कि आप मार्गदर्शन गश्ती के रूप में आप काम करेंगे। आप ये करेंगे कि आप देश भर में देखेंगे कौन है जो शरिया के कानून का पालन नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कहा, हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया है ईरान में पिछले कुछ दशकों से, तो हिजाब कोई ठीक से पहना है कि नहीं पहना है, ये देखने की जिम्मेदारी भी इस पुलिस को दी गई है। 2006 में इस यूनिट की स्थापना की गई थी। यह पुलिस बल का हिस्सा है और सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। इसका मतलब कि तो सबसे ऊंचे जो नेता बैठे हुए हैं उन्हीं का पूरा नियंत्रण रहता है इस बल के ऊपर। निर्वाचित सरकार का आंतरिक मंत्रालय के माध्यम से उनकी गतिविधियों में कहा जाता है। इस पुलिस में केवल पुरुष नहीं, पुरुष और महिलाएं दोनों अधिकारी शामिल होते हैं। जैसे मैंने कहा, इनका कार्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से हिजाब पहनने के जो भी नियम है उनको लागू करवाना। वर्ष 1969 की क्रांति जब ईरान में हुई थी, 4 साल बाद हिजाब अनिवार्य हो गया था, जिसने अमेरिका समर्थित राजशाही को उखाड़ फेंका और ईरान के इस्लामी गणराज्य की स्थापना की थी। ईरान का भी बहुत दिलचस्प एक तरीके से इतिहास रहा है। कभी ईरान के शाह हुआ करते थे। ईरान में हमेशा से ये आरोप लगाए कि अमेरिका हमारे जो आंतरिक मामले हैं, राजनीतिक मामले हैं, उन पर दबाव बना रहा है, उनमें कहीं ना कहीं आगे जाकर के हस्तक्षेप कर रहे हैं। और ईरान में इसी क्रांति के कारण अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी नेता थे, जितने भी नेताओं पर आरोप लगाया जाता था कि जिन्हें अमेरिका से समर्थन मिलता है, उन्हें हटाया गया और ईरान में एक अलग तरीके की सरकार बनाई गई। अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये ना केवल हिजाब का परिवर्तन, ईरानी अधिकारियों की शरिया की व्याख्या के अनुसार सार्वजनिक उपस्थिति, जितना भी उनका आचरण है, इन सभी की जिम्मेदारी भी पुलिस को दी गई है कि आप केवल ये नहीं देखेंगे कि हिजाब कोई ठीक से पहन रहा है कि नहीं पहन रहा, उसके अलावा भी जितने भी नियम कानून हैं खासकर शरिया के हिसाब से, उन्हें आपको लागू करवाना है। 2010 में ईरान के संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्रालय ने संस्कृति पर पश्चिमी प्रभाव को रोकने के लिए पुरुषों को उपयुक्त बाल काटने के लिए टेम्पलेट जारी किया था कि आप इसी तरीके से बाल कटवा सकते हैं, ताकि ये ना लगे कि आप अमरीकी प्रभाव में आके वहां के लोगों से आप सीख करके अपने बाल कटवाने का अंदाज बदल रहे हैं। इस तरीके की भी बहुत सारे प्रतिबंध ईरान के लोगों को लगाए गए हैं और ये काम भी नैतिकता पुलिस को ही दिया गया है। इसीलिए लोगों को ये बात नहीं पसंद आ रहा। जैसा कि मैंने कहा, ये सारा मामला हिजाब से इसकी शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने कहा, ईरान में हिजाब की नीति का बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर आप 1936 में वापस आए तो रजा शाह पहलवी के शासनकाल के दौरान ईरान देश को आधुनिक बनाने की बात हुई थी कि हमें पश्चिमी देशों से आधुनिक बनना है। उसके आधुनिक बनाने के प्रस्ताव में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप ये हिजाब नहीं पहनना है। इसके बाद पुलिस को सार्वजनिक रूप से पहने हुए देखने वाली लड़कियों के सर से हिजाब हटा देगी, यहां तक कह दिया गया था। मतलब अगर आप देखें ईरान को, अगर आप 80-85 वर्ष पहले जाएं तो ऐसी परिस्थिति थी कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध था कि आप नहीं पहनेंगे क्योंकि हमें आधुनिक दिखना है। लेकिन जब ये क्रांति हुई अमेरिका के खिलाफ तो स्थिति बदल गई और रूढ़िवादी ताकतों ने एक बार फिर से मिल करके इस्लामिक गणराज्य की घोषणा की और कहा कि नहीं, हिजाब पहनना अनिवार्य है अब से, और हम चाहते हैं कि ये हमारी एक अलग पहचान है जो कि पूरी दुनिया भर को दिखे। हिजाब को ईरान की राष्ट्रीय पहचान माना गया और माना गया कि दुनिया भर के जो भी देश हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान एक अलग देश है और ईरान में जो संस्कृति है, ईरान में जो रहने का तरीका है लोगों का, वो ऐसा है जहां पर हिजाब उनके एक दिनचर्या का हिस्सा है। तो बहुत लंबा इतिहास रहा है। ऐसा भी समय ईरान ने देखा है, ऐसा मैंने आपको बताया, जहां पे हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था, और अब ऐसा समय भी है जहां पर हिजाब ना पहनने पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। आज का 5वां विषय हमारा है नेपाल के चुनाव से जुड़ा हुआ। हाल ही में नेपाल में केंद्रीय सरकार के लिए वहां पे चुनाव हुए। अब नेपाल का चुनाव भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल का चुनाव अपने आप में काफी दिलचस्प है। भारत जैसे नेपाल में भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और मुश्किल होता है किसी भी एक राजनीतिक दल को वहां पे बहुमत मिलना। तो आमतौर पे आप देखेंगे नेपाल में भी गठबंधन की सरकारें ही बनती हैं। यही नहीं, नेपाल में लगभग 2 दशक पहले राजशाही को हटाया गया और जब राजशाही को हटाया गया तब से नेपाल के जो चुनाव हुए हैं उनमें कभी भी कोई स्थिर सरकार बनी ही नहीं है। हमेशा देखा गया कि कुछ कुछ राजनीतिक दलों को कुछ सीटें मिलती हैं, फिर गठजोड़ करके सरकारें बनती हैं और
गठबंधन की जब सरकारें बनती हैं तो गठबंधन की सरकारों में हमेशा लड़ाई रहती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसको मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में देखा गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री है ही नहीं नेपाल का जिसको कि अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला हो, और इसीलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारत के लिए इसमें क्या परेशानी है? देखिए, नेपाल की जो संसद है उसमें 275 सीटें हैं। अभी 161 सीटों के कम से कम रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। बाकी जो सीटें उनके रिजल्ट आ रहे हैं। ये आप कहेंगे नतीजे ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नेपाल का चुनाव थोड़ा अलग है। नेपाल के चुनाव में कुछ सीटों का फैसला ऐसे होता है जैसे हमारी लोकसभा में होता है, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिल गई बस वो चुनाव जीत गया। कुछ सीटें ऐसी भी हैं नेपाल में जिनका फैसला ऐसे होता है कि किस राजनीतिक दल को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, उन्हीं के अनुपात के आधार पर आपको सीटें मिलेंगी। मान लीजिए अगर एक पार्टी है, इसको 40% वोट मिले हैं, तो एक सीटों का हिस्सा अलग रखा जाता है जिनका 40% उस पार्टी को मिल जाएगा। तो वो वोटों के प्रतिशत के आधार पर भी सीटें बांटी जाती हैं। तो नेपाल में मिलजुल करके चुनाव होता है। इसीलिए देखा गया है कि नेपाल में कई बार जो नतीजे आने होते हैं उन्हें आने में देरी भी लग जाती है। अब भारत क्या चाहता है और भारत के हिसाब से अच्छा क्या होगा? देखिए, भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी अच्छे रहे हैं। नेपाल जाने के लिए कोई यहाँ से हमें पासपोर्ट वीजा नहीं लगता। वहाँ से आने के लिए भी बहुत सारे नेपाल के ऐसे नागरिक हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। नेपाल के ऐसा नागरिक है जो भारतीय सेना का भी हिस्सा है। इस समय भारत के बहुत सारे व्यापारी हैं जो नेपाल जाके व्यापार भी करते हैं। तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल और भारत के बीच के संबंध में खटास आ गई है, और वो खटास का कारण भी कहीं ना कहीं चीन है। और यहाँ पे आपको दो लोगों का नाम जानना जरूरी है। एक तो है शेर बहादुर देउबा और एक है केपी ओली। अभी शेर बहादुर देउबा जब से प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के पिछले कुछ महीनों से, तब से भारत नेपाल के संबंध बेहतर हुए हैं। जब जब वो सत्ता में रहे हैं, भारत और नेपाल के संबंध हमेशा बेहतर है। वो भी भारत आए भी थे, भारत में कुछ उन्होंने समय भी बिताया, और उन्होंने हमेशा भारत और नेपाल के संबंध को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें भी की हैं। अब ये जो शेर बहादुर देउबा है, ये नेपाली कांग्रेस के हैं। नेपाली कांग्रेस वहां की पार्टी का नाम है, जिनके भारत से पुराने संबंध हमेशा से रहे हैं। वो हाल ही में, ऐसे मैंने कहा, 3 दिन के दौरे पे आए थे, भारत में वाराणसी गए थे। इसके अलावा वर्ष 2020 में जो भारत और नेपाल के बीच में जो अनबन हुई मैप को लेकर के कि कहां पे भारत की सीमा खत्म होती है, कहां नेपाल की शुरू होती है, उस विवाद को भी ठंडा करने में इन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई। दूसरा किरदार जो इस कहानी में है वो है केपी ओली का। अभी केपी ओली का क्या कहना है? केपी ओली वहां के एक ऐसे नेता हैं जो चीन से काफी करीब माने जाते हैं। शेर बहादुर देउबा के पहले केपी ओली ही वहां के प्रधानमंत्री थे। केपी ओली के प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत और नेपाल के कई सारे मुद्दों पर एकदम से विवाद शुरू हो गया। यहाँ पे नेपाल की तरफ से जो हमारा नक्शा है उसे विवादित कह दिया गया। कहा गया कि नहीं, ये इलाका तो नेपाल में आता है, ये भारत में नहीं आता है। जब जब केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, माना जाता है कि चीन के दबाव में आकर के, चीन के कहने पर वो जानबूझ करके ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे कि भारत को परेशानी हो। भारत हमेशा से केपी ओली को चीन का समर्थक मानते हैं, और ये केपी ओली कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं छोटे छोटे कार्यकाल के लिए। अक्टूबर 2015 में इन्होंने कार्यकाल शुरू किया था। भारत और नेपाल के बीच सिर्फ 1 महीने पहले अपनाए नेपाल के नए संविधान को लेकर कुछ मतभेद थे। नेपाल ने 2015 के आसपास नया संविधान अपना लागू किया था। इसमें भारत को कुछ परेशानियां थी। परेशानियां ये थी कि बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं नेपाल के जो भारतीय मूल के हैं, जो भारत से नेपाल में गए और वहीं बस गए, मधेसी और थारू कहा जाता है। अब नेपाल का जो नया संविधान बनाया गया, हमारा कहना यह था वहां पर जो नेपाल की अलग अलग जो निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया चुनाव के लिए, वो इस तरह से बांटा गया जानबूझ करके जहां पे मधेसी और थारू की जो जनसंख्या है वो अल्पसंख्यकों में आ जाए। अभी क्या था, नेपाल का संविधान बनने से पहले कुछ ऐसे इलाके थे जहां मधेसी थारू इनकी जनसंख्या अल्पसंख्यकों में नहीं थी। ये जिसको समर्थन करते थे वो चुनाव जीत जाते थे, तो इनका भी प्रतिनिधित्व रहता था संसद में। लेकिन नए संविधान बनने के बाद नेपाल में क्या हुआ
कि मधेसी थारू इनकी जो जनसंख्या है इनको जानबूझ करके ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया ताकि कहीं भी इनका मतदान इतना महत्वपूर्ण रहे ही ना, इनका मत इतना महत्वपूर्ण रहे ही ना, ये हर जगह अल्पसंख्या में आ जाए। और इसको लेकर भारत ने आपत्ति जताई थी। नेपाल ने कहा था कि नहीं, हमें इसका कोई भी लेना देना नहीं है, हमने जानबूझ करके नहीं किया है। और उन कुछ महीनों में भारत नेपाल के संबंध खराब हुए थे। क्यों? क्योंकि देखिए, नेपाल हर छोटी छोटी चीज के लिए भारत पर निर्भर है। तेल, दूध, खाने की चीजें, ये सब चीज नेपाल भारत से ही जाती हैं। तो जब ये विवाद हुआ कि नया संविधान आया, भारत को पसंद नहीं आया, तो कहा गया कि कई सारे जो ट्रक हैं जो चीजें लेकर के नेपाल जा रहे हैं, उन ट्रकों को नेपाल जाने नहीं दिया जा रहा। अब नेपाल की सरकार का कहना था कि भारत जानबूझ के ट्रकों को रोक रहा है। हमारा कहना था कि हमने किसी भी ट्रक को आदेश नहीं दिया है कि आप नेपाल ना जाइए। नेपाल की ही जो मधेसी जनसंख्या है वही विरोध कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, और वही जो बॉर्डर है उसको रोक के खड़े हैं, तो ट्रक अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तब से नेपाल और भारत के संबंधों में खटास पैदा हुई। अब भारत सरकार का कहना है कि भाई हमने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम क्यों रोकेंगे ट्रकों को। उस समय चीन ने आगे जाकर के नेपाल की मदद की, आपको जो भी चाहिए चीन से आएगा। लेकिन देखिए, अगर आप नक्शा देखेंगे चीन से नेपाल सामान आना इतना आसान नहीं है, इतना भारत से नेपाल जाने में। तो नेपाल के संबंध भारत से 2015-16 से ही थोड़े खट्टे पड़ना शुरू हो गए थे। जब ये पूरा नया संविधान बनने पर जो नेपाल की जो नाकेबंदी है कुछ महीने तक रही थी, उसके कारण दोनों के संबंध काफी खराब हुए थे। केपी ओली बीजिंग की यात्रा के दौरान आपूर्ति के लिए चीन का उन्होंने रुख किया था और चीन ने वहां पर केपी ओली की मदद भी की थी। इसके बाद से नेपाल और चीन काफी मजबूत दोस्त बन गए हैं, खास करके तब जब केपी ओली वहां के प्रधानमंत्री रहे। इसमें एक और राजनीतिक दल है नेपाल में, जो कि है माओवादी सेंटर, जिनके की नेता है प्रचंड। वो भी यहां पर कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और उनके आने के बाद जब वो सत्ता में रहे थे, तब भी माना गया था कि वो भी चीन से काफी करीबी हैं। अब इन सब में से कौन इस समय सत्ता में आएगा, किस तरह से गठबंधन की सरकार बनेगी, भारत उस पर नजर बनाया हुआ है। भारत की चिंता, जैसे मैंने कहा, यह है कि नेपाल में जो चुनाव होता है वो उसका तरीका एक मिश्रित तरीका है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से कुछ सीटें बांटी जाती हैं और कुछ सीटें अनुपात के हिसाब से बांटी जाती हैं कि कितने आपको वोट मिले हैं, उसके हिसाब से आपको सीटें बांटी जाएंगी। तो ऐसा हो सकता है कि शेर बहादुर देउबा और केपी ओली ही मिलकर के सरकार बना ले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, भारत को यह देखना है। जैसे आपको पता है, भारत और नेपाल के बीच 1800 किलोमीटर की एक सीमा है, जहां पे नागरिकों को रहने आने जाने की पूरी आज़ादी है, कोई पासपोर्ट या वीज़ा नहीं चाहिए होता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं ऐसे में कि चीन इसका गलत फायदा उठाए। हाल ही में चीन ने तराई मधेश एक्सप्रेसवे बनाने के लिए नेपाल में एक योजना शुरू की थी। नेपाल की सरकार ने चीन को इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था, लेकिन भारत की एक कंपनी ने वहां पे केस कर दिया कि नहीं, ये गलत तरीके से हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना था। और ये केस भारत की जो कंपनी थी वो जीत गई और चीन की जो कंपनी थी जिसको की योजना का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन फिर भी ये दर्शाता है किस तरह से नेपाल चीन के साथ अपने रिश्ते और बेहतर करना चाहता है। यहीं पे नेपाल के संदर्भ में अमेरिका को भी इस समय दिलचस्पी शुरू हो गई है, क्योंकि जहां जहां पर चीन की दिलचस्पी है, अमेरिका की भी दिलचस्पी वही है। अमेरिका ने हाल ही में $500 मिलियन की एक फंड नेपाल को दिया, जिसका नाम है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन फंड। एक ऐसा फंड है, ऐसे पैसे हैं जो कि अमेरिका देना चाहता है नेपाल को, ताकि नेपाल में जितने भी विकास की योजनाएं हैं, खासकर सड़कों से जुड़ी हुई, वो आगे जाकर के बने। और वहां पर ये सब योजनाएं बनने के बाद नेपाल के लोग और ज्यादा विकास करें, क्योंकि नेपाल के कई सारे लोग चीन में अमेरिका में नौकरी करते हैं। जैसे भारत से कई लोग अमेरिका जाते हैं, नेपाल से भी कई लोग अमेरिका जाते हैं। ये पैसा अमेरिका ने जब नेपाल को देने की घोषणा की थी, चीन ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि फिर वही बात, चीन नहीं चाहता है कि उनके अलावा किसी और का पैसा नेपाल जैसे देश में आए। लेकिन नेपाल ने इस पैसे को ठुकराने की बजाय इस पैसे को अपनाया, जो कि चीन को पसंद नहीं आ रहा है। इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा सड़क निर्माण के लिए, बिजली की योजनाओं के लिए, और इसके अलावा जो सीमा विवाद है भारत और नेपाल के बीच का, वहां पर भी
अच्छा एक विकास कार्य होगा इन पैसों का इस्तेमाल करके। चीन को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। अब हमें आगे जाकर देखने की जरूरत है किस तरीके से ये भारत, चीन और नेपाल, इन तीनों के बीच में जो अमेरिका का इस समय एंट्री हुई है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी। आपको पता चल रहा होगा इस सप्ताह क्या क्या चीजें चर्चा में रही हैं। जैसे कि आपको बताया, हर बुधवार रात 8 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए कार्यक्रम। अगले बुधवार भी हम आपके सामने पेश होंगे अगले पूरे हफ्ते की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।